स्टार्ट है। Most welcome everybody. I am Muhammad Shaheen Akbar. I am with you once again in this class of this very third Sunday. अरहम ट्रस्ट की जानिब से ये क्लास चलाया जा रहा है। आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश से ही रिलेटेड और सारी बातें, चूँकि ये इंग्लिश का क्लास है दोस्तों और स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल और हम लोगों को इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। हम लोग अपनी बातों का, अपने जज्बात का, अपने ख्यालों का आदान प्रदान लिखकर या बोलकर लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी बोली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लिंकिंग लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के टाइम में, वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी एक माध्यम है, एक मीडियम है अपनी बातों का, अपने ख्यालों का बोलकर और लिखकर आदान प्रदान करने का। तो भाषा एक माध्यम होता है अपनी बातों का, अपने ख्यालों का, अपने जज्बातों का आदान प्रदान करने के लिए। भाषा के आदान प्रदान करने के लिए सूटेबल तरीके से समझ में आ जाए, एक दूसरे को समझाया जा सके और समझा जा सके, इन बातों को हम लोग सेंटेंस के माध्यम से करते हैं। भाषा का मतलब यूँ नहीं होता कि कुछ भी किसी तरह से बोल दिया जाए डिसअरेंज्ड तरीके से, ऐसा नहीं होता। भाषा का आदान प्रदान सेंटेंस में, जो कि एक सूटेबल माने देता है। तो मैं आज आप लोगों को सेंटेंस सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य, जुमले क्या होते हैं, इसे समझा जाए। सेंटेंस, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, a group of words grammatically arranged, a group of words grammatically arranged which gives a complete sense। शब्दों का समूह जो ग्रामेटिकली यानी व्याकरण पर आधारित होता है, व्याकरण पर अरेंज किया हुआ होता है, जिसे सेंटेंस पैटर्न कहा जाता है। अब इस ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसे भी पढ़ाया जाएगा कुछ चलकर, लेकिन जहाँ तक सेंटेंस के डेफिनेशन का मामला है, इसे इस तरह से समझ लीजिए। शब्दों का समूह होता है जो ग्रामेटिकली अरेंज होता है ताकि वो एक सुटेबल, सिस्टमैटिकली एक सही माने दे सके, उसे ही कहते हैं सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में क्या क्या होता है ये भी जानना चाहिए। A sentence must have a subject and verb। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और फिर वर्ब का होना ज़रूरी होता है। कभी कभी सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, लेकिन वर्ब उसका एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, यानी बिना वर्ब के आप सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात करते हैं, क्या है, कैसा है, क्या रखता है और क्या करता है, इन्हीं सारी बातों को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, वही वर्ब कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिए, VERB, आर साइलेंट है, इसलिए इसको आप साउंड करेंगे, वर्ब, इस आर को साउंड नहीं करेंगे। सो रिमेंबर इट साउंड, लिसन इट साउंड अगेन, इट इज साउंडेड एज वर्ब। ओके, इससे रिलेटेड और भी बातें जान लें, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आबिद इज अ स्टूडेंट, इस सेंटेंस को देखिए, ये ग्रामेटिकली अरेंज्ड है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आबिद एक विद्यार्थी है, एक तालिब इल्म है। ओके, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आबिद सब्जेक्ट है, इज
वर्ब है। ओके, इसके बाद जो आगे बातें आ रही हैं इसमें, अ स्टूडेंट, वो उसका कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस में, यानी उसके माने को कंप्लीट कर रहा है। आबिद है तो क्या है, यानी एक स्टूडेंट है। लेकिन बेसिकली जो दो चीज़ें होती हैं ख़ास तौर से सेंटेंस में, वो होती हैं सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद उसके मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने वाले दूसरे सारे वर्ड्स भी होते हैं। ओके, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ता है। सेंटेंस के कई काइंड होते हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाया जा सकता है, इम्परेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है। मैं उसका भी एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जैसे कहते हैं डज ही वर्क हार्ड, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवाल वाला वाक्य है, क्या वह कड़ी मेहनत करता है। इसके अलावा एक और सेंटेंस देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस, वो इस तरीके से है, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आगे मैं डेफिनेशन ही बताऊंगा आपको इम्परेटिव सेंटेंस का भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ बिग मिस्टेक, व्हाट अ बिग मिस्टेक इट इज, यह कितनी बड़ी गलती है। इसमें एक्सक्लेम किया जा रहा है, यानी ताज्जुब के साथ बोला जा रहा है, ये कितनी बड़ी गलती है। एक और सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विश किया जाता है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, या फिर किसी को कर्ज भी किया जा सकता है, यानी दुआ बद्दुआ शुभकामनाएं देने वाली जो सेंटेंसेस होती हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सेंटेंस है ऐसे, मे अल्लाह गिव यू पीस, यानी अल्लाह आपको अमन दे, शांति दे, पीस दे। ओके, तो ये सारे सेंटेंस जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रामेटिकली अरेंज किया हुआ है और ये अपना कंप्लीट माने दे रहा होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो कंप्लीट माने नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब क्या है, ये सभी सेंटेंसेस है। ओके, रिमेंबर। कुछ और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट माने नहीं देते, तब वो क्या कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ऑन द टेबल, ये सिर्फ इतना कहा गया, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड इसमें भी यहाँ पे, ऑन द टेबल, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है टेबल पर। तो फिर ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। ओके, ये क्या है, ये फ्रेज है, इसको आप सिर्फ फ्रेज कहेंगे। जैसे एक और, इन द ओशन, सागर में, समुद्र में, ये भी क्या है, ये भी एक फ्रेज है। सो रिमेंबर, यहाँ पर सेंटेंस और फ्रेज का भी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रामेटिकली अरेंज होता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रामेटिकली अरेंज हो या ना हो, मगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, यानी उसमें सब्जेक्ट या फिर वर्ब नहीं होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स 2, 3, 4 उससे भी ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो केवल फ्रेज कहलाता है। सो रिमेंबर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, a group of words grammatically arranged which gives a complete sense, okay, is called a sentence. A sentence must have a subject and a verb, remember, okay. और जो group of words complete sense नहीं देता है वो phrase कहलाता है। ये सारे एग्जाम्पल है सेंटेंसेस के। अब आप देखने जा रहे हैं किसी भी सेंटेंस को हम कितने पार्ट में बांटते हैं। तो जितना भी सेंटेंस होता है वो सभी 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, यानी हर एक सेंटेंस में 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, यानी वो दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। देखते हैं वो क्या है। Two parts of a sentence. सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था डेफिनेशन के टाइम में, कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना सब्जेक्ट के हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। हाँ, कभी कभी सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि हम बात किसके बारे में करते हैं। सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वही
सेंटेंस कहलाता है। तो इंग्लिश में इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच something is spoken is called subject. The part of a sentence about which something is spoken is called subject. यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में हम जो बात करते हैं, about which something is spoken, जिसके बारे में हम जो भी बात करते हैं वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम कहेंगे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे हम कहेंगे, अभी लिखे थे मैंने कि आबिद इज़ अ स्टूडेंट, तो किसके बारे में बात हो रही थी? आबिद के बारे में। अगर मैं अपने बारे में कहूँ आई एम ए टीचर, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई के बारे में, अपने बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो हेयर इन दिस सेंटेंस आई इज़ द सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एक वर्ड का हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले देख लें इसका सेकंड पार्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, इसका डेफिनेशन इस तरीके से है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इन विच something is spoken about subject is called predicate। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं, यानी सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या रखता है, जो बातें हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें एक बात और नोट कर लीजिए कि प्रेडिकेट हैज अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी सेंटेंस में प्रेडिकेट में वर्ब का होना जरूरी है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, जैसा कि डेफिनेशन में दिया जा चुका है। तो प्रेडिकेट में वर्ब होता है, साथ ही साथ वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर वो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ सम एग्जाम्पल्स। सोनू इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में बात सोनू के बारे में हो रही है, तो सोनू क्या है? सब्जेक्ट है, और सोनू के बारे में जितनी भी बात कही गई वो प्रेडिकेट है। ओके, अगर इस तरह से कहेंगे, रफी यूज्ड टू सिंग हिंदी सॉन्ग्स, तो रफ़ी हिंदी गाना गाया करते थे। इस सेंटेंस में रफ़ी के बारे में बात हो रही है, तो रफ़ी क्या है भाई? ये सब्जेक्ट है, और उनके बारे में बात जो की जा रही है कि वो गाना गाया करते थे, ये प्रेडिकेट है। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये उसके दो पार्ट होते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का है, दोनों नाउन है। मैं और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसका, जिसमें प्रोनाउन और एक से ज़्यादा वर्ड वाले सब्जेक्ट आ जाए। जैसे आप कहेंगे शी लर्न्स डांस, वो डांस सीखती है। तो यहाँ पे लर्न, शी इज सब्जेक्ट, लर्न्स डांस ये प्रेडिकेट है। जिसे आप कहेंगे द वाटर ऑफ रिवर गंगा इज होली।
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड का है। किसके बारे में बात हो रही है? गंगा नदी का पानी, 5 वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। द वाटर ऑफ रिवर गंगा, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये पूरा जो वर्ड, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये सभी सब्जेक्ट है। और जो बातें बच गई यहाँ पर, इज होली, पवित्र है, ये प्रेडिकेट है। ओके, सो रिमेंबर, सेंटेंस 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एक वर्ड का, एक से ज़्यादा वर्ड का हो सकता है। सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट होता है। रिमेंबर, प्रेडिकेट में वर्ब होता है, वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट होता है, और अगर उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किया गया है तो उसके मीनिंग को कंप्लीट करने वाले वर्ड्स को ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यानी जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट उस वर्ड को कहते हैं जो एक्शन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है। जैसे ही आई प्ले, तो क्या खेलता हूँ, प्ले एक एक्शन वर्ब है, यानी इस वर्ड को बोलने से खेलना जैसे काम का पता चलने लगता है, तो ये काम है, एक्शन है। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट उसके लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ आई एम, मैं हूँ, तो एम एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है। एम यानी होना, ये काम का करना नहीं है बल्कि होना है। तो इसके माने को कंप्लीट करने वाला आगे जो वर्ड आता है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर। ओके, तो ये सारे वर्ड जो इसमें ऐड हो रहे हैं ये सारे वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। सो रिमेंबर वंस अगेन, सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं सेंटेंस में, प्रेडिकेट जिसके बारे में हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं। ओके, सो दैट इज नाउ। अब आगे आप पढ़ने जा रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी माने के हिसाब से सेंटेंस का जो माने निकलता है उसके हिसाब से सेंटेंस कितने तरह के होते हैं उसको आप देखने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने बोलचाल में इन सारे सेंटेंसेस का जितना काइंड मैं देने जा रहा हूँ सबका प्रयोग करते अपनी लैंग्वेज में भी, अपनी मादरी ज़ुबान में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक वाइज इंग्लिश में भी हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर काइंड ऑफ सेंटेंसेस जानना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं वो। सेंटेंसेस, ओके, इसमें जो सबसे पहला काइंड है उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। रिमेंबर, असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। असर्टिव वर्ड बना किससे? असर्ट से। असर्ट का मतलब टू स्पीक समथिंग, किसी बात को डिक्लेयर कर देना, किसी बात को कहना, वो असर्ट कहना कहलाता है। उसी से वर्ड बन गया असर्टिव। ओके, यानी टू असर्ट समथिंग। असर्टिव का मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन है, टू असर्ट और टू से समथिंग, किसी बात को कहना, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों वर्ड इसमें आ जाएगा। इसको भी ऐड कर लेते हैं, आइदर पॉजिटिवली यानी सकारात्मक तरीके से, और निगेटिवली या फिर नकारात्मक तरीके से, यानी हाँ में या ना में, यानी जिसका इंप्रेशन हाँ में आए या फिर ना में आए। तो इस तरीके से यहाँ पर यह भी बात समझ में आ रही है कि असर्टिव सेंटेंस को फिर 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक को कहेंगे एफर्मेटिव और दूसरे को कहेंगे निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का आप जो 2 काइंड है उसको देख लेते हैं। नंबर ए, एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, मीन्स सेंटेंस जो पॉजिटिव आइडिया देते हैं वो असर्टिव, वो एफर्मेटिव कहलाते हैं। सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव मीनिंग, सेंटेंसेस ऑफ
पॉजिटिव मीनिंग, जो पॉजिटिव मीनिंग वाले होते हैं, ठीक है, वो असर्टिव, वो एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसको एफर्म करना का मतलब ही होता है पॉजिटिव बात को कह देना। ओके, हाँ जिसका आंसर आए, यस में जिसका आंसर आए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, इसके पहले आप देख लीजिए निगेटिव सेंटेंसेस को। इसका दूसरा काइंड है निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट काइंड इज एफर्मेटिव एंड द सेकेंड इज negative, sentence of negative meaning. Of negative meaning. ओके, यानी सेंटेंस जो नेगेटिव आइडिया देता है। अफर्मेटिव में जैसे आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आसान सा सेंटेंस है, आई एम ए स्टूडेंट। या फिर आप कहेंगे ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये दोनों बातें अफर्म कर रही हैं, यानी ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इसका इम्प्रेशन हाँ में है, यस में है, नो में किसी तरह से नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे आई एम नॉट ए थीफ, यानी मैं एक चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट आउटसाइडर, मैं बाहरी नहीं हूँ। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस ना जैसा आइडिया दे रहा है, नहीं होने का आइडिया दे रहा है। ओके, या फिर आप कहेंगे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश फ्लुएंट तरीके से, धारा प्रवाह तरीके से नहीं बोलता है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं निगेटिव वाले आइडिया दे रहे हैं, नहीं होने के, यानी काम के नहीं होने के, या उसके बीइंग के नहीं होने का आइडिया जो सेंटेंस देता है, या नहीं रखने का जो आइडिया देता है, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप नोट में लिख सकते हैं इस तरीके से, वर्ड्स यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस निगेटिव, यानी कौन कौन से वर्ड सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। कॉमनली लोग जानते हैं नो और नॉट का प्रयोग सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर वर्ड्स में नॉट या फिर नो का ही प्रयोग होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, या फिर अगर एफर्मेटिव तरीके से भी लिखे गए हो तो वो निगेटिव आइडिया दे देते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से वर्ड हैं देखते हैं इसको। वो सारे वर्ड हैं नो, नॉट, नेवर, ओके, none, nobody, no one, nor का सिर्फ अकेले इस्तेमाल भी होता है, इसके अलावा कोरिलेटिव में ये नाइदर के साथ भी इस्तेमाल आता है, यानी नॉर अकेले भी यूज होता है, और कोरिलेटिव में ये नाइदर नॉर, यानी जो कंजक्शन वर्ड्स होते हैं वहाँ भी ये इस्तेमाल होता है, नाइदर नॉर की तरह से, यानी जिसका माने है ना ना। तो नाइदर नॉर का क्या माने है, ना ना, इस तरीके से। इसके अलावा और वर्ड है नथिंग, ओके, और वर्ड है नो सूनर देन, नो सूनर देन, ये भी निगेटिव बनाता है सेंटेंस को। माने क्या है इसका, नो सूनर देन का, देर भी ना हुई कि, ये इसका माने है, देर भी ना हुई कि। बड़ा ही खूबसूरत ये को रिलेटिव है, ये कंजक्शन आप इसको कह सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मुझे अभी घर से निकलने से देर भी ना हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। अभी स्टेशन पहुंचने से देर भी ना हुई थी कि ट्रेन आ गई। ओके, ये हिंदी में मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश एग्जाम्पल इसका बताया जाएगा आपको आगे चलकर, सेंटेंस दिया जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, जैसे लेस्ट, शुड। इसमें कोई वर्ड नो जैसा नहीं है, लेकिन ये भी सेंटेंस को निगेटिव ही बनाता है। माने क्या है इसका लेस्ट शुड का, इसका माने है कहीं, कहीं ना। ओके, कहीं ना, इसका माने यही है। सो याद कर लेंगे इन सारे वर्ड्स को।
ये सारा आपके बोल चाल में बड़ा ही कॉमन वर्ड है। हिंदी में हम लोग अक्सर बोलते हैं, कहीं ना का हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे छाता रख लो कहीं बारिश ना हो जाए, संभल कर चलो कहीं गिर ना जाना, ओके। जल्दी चलो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, तो कहीं ना यहाँ पे आ गया। सो रिमेंबर लेस्ट डॉट डॉट शुड सेंटेंस में इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। जैसे एक का मैं एग्जांपल बता देता हूँ, छाता रख लो, टेक योर अम्ब्रेला या कीप योर अम्ब्रेला, लेस्ट इट शुड रेन। ये जो डाउट्स है, डाउट में आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो डमी है इस सेंटेंस में इट, तो लेस्ट इट शुड रेन, कहीं बारिश ना हो जाए, ओके। मूव फास्ट, लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, ओके। जल्दी करें कहीं हमारी ट्रेन ना मिस कर जाए, जिसको कहते हैं ट्रेन ना छूट जाए। तो लेस्ट शुड के अलावा भी और भी वर्ड हैं, जैसे हार्डली, मुश्किल से, स्कार्सली, मुश्किल से, रेयरली, बड़ी ही दुर्लभ तरीके से, शायद ही, ओके। और भी वर्ड है सेल्डम, रिमेंबर सेल्डम, शायद ही कभी इसका माने होता है सेल्डम का। मैं लिख देता हूं इसका माने, शायद ही कभी, ओके। और इन दोनों का माने है मुश्किल से, मुश्किल से। और भी वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, दो चार मैं यहां लिख रहा हूं। इसके अलावा वर्ड है फ्यू, ओके, लिटिल, एटसेट्रा। फ्यू एंड लिटिल ये भी सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। माने क्या है इसका, फ्यू एंड लिटिल का, दोनों में फर्क भी जान लीजिए। फ्यू एंड लिटिल का फ्यू के माने होता है गिनती में एक भी नहीं, ठीक है। और लिटिल का मतलब मात्रा में नहीं के बराबर। फ्यू का मतलब गिनती में नहीं के बराबर और लिटिल का मतलब मात्रा में नहीं के बराबर। यानी एक काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है और लिटिल अनकाउंटेबल है, ओके। फ्यू क्या माने होता है गिनती में नहीं के बराबर, और लिटिल का मतलब मात्रा में नहीं के बराबर, रिमेंबर, ओके। तो फ्यू क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल के लिए यानी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। लिटिल क्या है भाई, अनकाउंटेबल, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे आई हैव लिटिल होप, आई हैव लिटिल होप यानी मुझे नहीं के बराबर उम्मीद है। अब उम्मीद ऐसा वर्ड है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे आपने क्या कहा, आई हैव लिटिल होप, या देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी पॉट में नहीं के बराबर पानी है, पानी की भी काउंटिंग नहीं कर सकते। फ्यू का जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं, दोस्त की गिनती की जा सकती है, इसलिए ये काउंटेबल है, ओके। सो रिमेंबर फ्यू एंड लिटिल ये दोनों वर्ड भी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं के बराबर दोस्त है या मुझे नहीं के बराबर उम्मीद है, तो आप क्या बोल रहे हैं, इंप्रेशन क्या जा रहा है इसका, इंप्रेशन ये जा रहा है कि आप ना में बात कर रहे हैं, ओके। तो सेंटेंस को ये निगेटिव बना देता है, रिमेंबर, ओके। फ्यू एंड लिटिल से रिलेटेड और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि अगर ये अ फ्यू हो गया या फिर अ लिटिल हो गया या फिर द फ्यू अगर बोल दें इसको या फिर द लिटिल बोल दें, तो फिर ये सभी क्या हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं, रिमेंबर। अ या द जैसा डिटरमाइनर्स अगर साथ में लग जाता है, इन दोनों ही वर्ड के साथ, फ्यू के साथ भी और लिटिल के साथ भी, तो ये दोनों डिटरमाइनर्स सेंटेंस को क्या बनाते हैं, सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं, एफर्मेटिव बना देते हैं, रिमेंबर। और जब ये डिटरमाइनर्स नहीं रहेंगे तब सेंटेंस निगेटिव होगा, तब ये दोनों वर्ड्स निगेटिव होंगे। अ फ्यू का माने क्या हो गया, एक दो, गिनती में एक दो, थोड़ा। और द फ्यू क्या हो गया, द फ्यू उसी को जब पर्टिकुलराइज कर दिया गया। अगर आप कहेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मुझे एक दो दोस्त हैं, कुछ गिनती में, थोड़े बहुत,
अगर आप कहेंगे द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, यानी वो जो थोड़े बहुत दोस्त मुझे है, दे आर जेंटल, वे सभी अच्छे हैं। उसी तरीके से लिटिल का ही प्रयोग कहेंगे, आई हैव लिटिल होप, नहीं के बराबर उम्मीद है। आई हैव अ लिटिल होप, थोड़ी बहुत उम्मीद है। द लिटिल होप आई हैड वॉज गॉन, वो जो थोड़ी उम्मीद मेरे पास थी चली गई, ख़त्म हो गई वो भी। सो रिमेंबर, बात ही बातों में मैंने आपको फ्यू, द फ्यू, लिटिल एंड द लिटिल का भी डिफरेंस भी समझा दिया है। इसको आप अपने तरीके से भी सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती। सो रिमेंबर देम, लिसन देम अगेन एंड अगेन एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। ओके, तो पहला जो काइंड था असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कुछ असर्ट किया जाता है, उसके जो दो ग्रुप थे, जो दो काइंड थे, उसका जो सब डिवीजन था वो दोनों एफर्मेटिव एंड निगेटिव, इस पर बात हो गई। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे काइंड पर। Second kind is called interrogative sentence. असर्टिव सेंटेंस का खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल आप लोग करना सीख जाइए। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिससे कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव आइडिया मिल रहे होते हैं। इस सेंटेंस को जब आप ढेर सारा सेंटेंस लिखेंगे, बोलेंगे, तभी आपके प्रैक्टिस में रहेगा। क्योंकि याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको याद भी नहीं रहने वाला और आप बोल भी नहीं पाओगे। ओके, सो उसकी प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं और बोले भी लिखे भी, दोनों काम करें। सेकंड काइंड पर आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप सिंपली एक छोटे से डेफिनेशन में कह सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। बड़ा डेफिनेशन लिखने से अच्छा एक छोटा सा डेफिनेशन है। क्वेश्चन, सभी जानता है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन मतलब सवाल, जिसमें सवाल किया जाता है। ओके, वैसे ही सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसको भी दो ग्रुप में बांट दिया गया है। यानी क्या क्या है उनको देख लेते हैं, वो दो ग्रुप क्या क्या है, इसका सब डिवीज़न क्या क्या है। यानी जो सवाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से दो तरह के सवाल होते हैं उसको देखते हैं। इसमें जो पहला जो काइंड है इसका, उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है। वैसे ही क्वेश्चन को, वैसे ही सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे छोटा सा, आंसर कम्स इन आइदर यस और नो, यानी इसका जवाब या तो हाँ में आता है या फिर ना में आता है। रिमेंबर, क्वेश्चन सेंटेंस जो बिगिन होता है वो किससे, वो वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं, दीवाने हैं, क्रेजी हैं। ओके, ये एक सवाल है। किसी से जब आप पूछेंगे आर यू क्रेजी, तो जवाब क्या देगा, अगर होगा तो बोलेगा यस, नहीं होगा तो बोलेगा नो। तो यस नो क्वेश्चन इसे ही कहते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। और यस नो क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ब से शुरू होता है। ओह सॉरी, ये आर होगा, ए आर ई। आर यू क्रेजी, ओके, आर यू क्रेजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू स्पीक उर्दू, क्या तुम उर्दू बोलते हो, क्या आप उर्दू बोलते हैं। ओके, जिससे आप ये सवाल पूछेंगे वो जवाब हाँ या फिर ना में देने वाला होता है। ओके, तो ऐसे ही सवाल यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। और भी एग्जांपल्स आप इसका देख सकते हैं। यानी इसको निगेटिवली भी पूछा जा सकता है, पॉजिटिवली भी और निगेटिवली भी। अगर निगेटिवली पूछेंगे तो इस तरीके से, आरंट यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी नहीं हैं। इसका जवाब जनरली पॉजिटिव ही आएगा। ओके, जो आप ऐसा पूछते हैं किसी से, तो क्योंकि आप अफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये बात आप पूछते हैं कि क्या आप एक विद्यार्थी नहीं हैं, तो ही विल आंसर यू यस। तो जवाब हाँ या ना दोनों में से किसी में आ जाए
या जिसकी दोनों पॉसिबिलिटी बनी रहे, वैसे ही सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो पहला काइंड आपने देख लिया यस नो क्वेश्चन। इसका दूसरा काइंड देखते हैं जिसे कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आता, बल्कि डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। इसका आंसर कम्स इन एक्सप्लेनेशन, यानी इसका जो जवाब होता है वो एक्सप्लेन करके आता है। आंसर कम्स इन एक्सप्लेनेशन। जैसे कोई पूछ ले व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो आप ये हाँ या ना यस नो नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने नाम को बता देंगे आप, ठीक है। ये पूछ ले वेयर आर यू गोइंग, तो वहाँ भी आप हाँ या ना नहीं बोलेंगे, बल्कि आप जहाँ जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। तो वैसे ही सेंटेंसेस, वैसे ही क्वेश्चन सेंटेंस जिसका जवाब हम एक्सप्लेन करके देते हैं, उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड WH क्वेश्चन, इसका क्या फॉर्म है, ये कैसे शुरू होता है, इसको देख लेते हैं। ये बिगिन होता है, यानी ये शुरू होता है, begins with WH क्वेश्चन वर्ड। ये WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस, ओके। WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या है उसको भी जान लेते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स यानी वो सारे वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं, ठीक है। W और H जो दो लेटर है, इस दोनों लेटर से शुरू होते हैं और जिनका काम होता है सवाल पूछना। वो प्रोनाउन की तरह से भी यूज़ हो सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह से भी यूज़ हो सकते हैं। रिमेंबर, सेंटेंस में ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड का काम क्या होता है, सवाल पूछना। वो वर्ड्स क्या क्या है, बड़ा ही सिंपल है, आप सभी जानते भी होंगे इसको। पहला वर्ड है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, which, who, whose, whom, how। ये सारे जो वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, which, who, whose, whom, how, ये सारे वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इनका काम होता है सवाल पूछना। सारे वर्ड WH से शुरू हुए एक्सेप्ट हाउ के, ये केवल H से शुरू हुआ, W बाद चला, इसका पीछे चला गया है, ओके। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये WH क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इनका काम होता है सवाल पूछना। कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इसका आंसर आएगा एक्सप्लेन करके। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। वाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हैं, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तीनों सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, ये WH क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन कहलाता है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब सवाल पूछना, क्वेश्चन सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन दो तरह का हो गया, आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। इस पर भी ढेर सारी आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे जब आप सेंटेंस पैटर्न सीखोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा यस नो क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनाया जाता है। यस नो क्वेश्चन तीन तरह के सेंटेंसेस पे बनेगा। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी से बनेगा जिसमें वर्ब टू बी से बनेगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर से बनेगा। उसके बाद वर्ब टू हैव से स्टार्ट होगा, हैज़, हैव, हैड से स्टार्ट होगा, विल, शैल से भी स्टार्ट होगा फ्यूचर फॉर्म में। और फिर करना क्रिया से अगर बनाना है जिसमें काम का करना बताया जाता है तो वो डू, डज या फिर डिड से शुरू होता है। रिमेंबर, आगे जब सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे बहुत सारी तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। चलते हैं तीसरे काइंड की तरफ, सेंटेंस के तीसरे काइंड की तरफ। इस तीसरे काइंड को कहता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे इसमें। सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट,
एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा। यानी जिस सेंटेंस के माध्यम से ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या सुझाव दिया जा रहा होता है, वैसे सारे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत इसके देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात और देख लीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद वर्ब, जो फाइनाइट वर्ब होता है उसी से, विद वर्ब। जितना भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है सभी वर्ब से ही शुरू होता है, रिमेंबर, ओके। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, ये बात भी नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट इज ओनली सेकंड पर्सन। इसका जो सब्जेक्ट होता है बस वो एक ही होता है, वो सेकंड पर्सन होता है, वो होता है यू, एंड दैट इज अंडरस्टूड। वो जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, यानी बोलने की जरूरत नहीं होती, लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आप सेकंड पर्सन को बोल रहे होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये सेकंड पर्सन को ही बोला जाता है, जो आपके सामने जो सुनने वाला होता है उसी को कमांड किया जाता है, क्योंकि आप ऑर्डर किसको देंगे, जो सुन रहा है, रिक्वेस्ट किसको करेंगे, सलाह किसको देंगे, आपके सामने जो बंदा खड़ा होगा उसी को करेंगे। तो अब वहाँ पर यू यानी तुम ऐसा करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ कह देते हैं ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, एट्सेट्रा, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। प्लीज़ बिलीव मी, मेहरबानी कर मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज़ हेल्प द नीडी, मेहरबानी कर ज़रूरतमंदों की मदद करें, ओके। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो पेन, खिड़की का पल्ला खोलें, ओपन द विंडो पेन, ये ऑर्डर है यहाँ पर, ओके। किल द सर्पेंट, ये भी ऑर्डर है, सांप को मार दो। तो ये सेंटेंस क्या है भाई, ये ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये दोनों क्या है, रिक्वेस्ट है, ओके। विजिट अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर से मिलो, ओके। ड्रिंक एनफ वाटर, पर्याप्त पानी पियो, यानी काफ़ी पानी पिया करो। ये सारे सेंटेंस क्या है, एडवाइस वाले सेंटेंस हैं। तो वो सारे वो सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं, वैसे सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। रिमेंबर, इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रिक्वेस्टिंग वाले को छोड़कर रिक्वेस्टिंग का पहला वर्ड जो होता है वो प्लीज़ होता है या फिर काइंडली भी होता है। प्लीज़ और काइंडली में डिफरेंस यही है, मेहरबानी करके या फिर रहम करके। काइंडली मतलब रहम करते हुए, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, सब्जेक्ट चूंकि अंडरस्टूड होता है, सबका सब्जेक्ट एक ही होता है, सेकंड पर्सन, दैट इज यू, दैट्स व्हाई इट इज नेवर स्पोकन, और लिखा भी नहीं जाता है, रिमेंबर। तो ये सारे सेंटेंसेस है यहाँ पर एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस के। आई थिंक इट इज़ ओवर। इम्पेरेटिव सेंटेंस को ठीक तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाइए। इस पर ढेर सारे सेंटेंस लिखिए, तभी ये प्रैक्टिस में आएगा, ओके। रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस लिखिए बहुत सारे, ऑर्डर वाले लिखिए, एडवाइस वाले लिखिए। आइडिया मैंने दे दिया है, ऑर्डर एंड एडवाइस इसी तरह से होता है, नहीं सलाह होती है ना, कि हम किसी को कहते हैं ये करो वो करो, जो उसके फ़ायदे से रिलेटेड होती है वो एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं। और कुछ सेंटेंस हम अपनी तरफ से डायरेक्ट कमांड कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है, ओके। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। Number 4, that is called exclamatory sentence. सेंटेंस जिसके माध्यम से हम कुछ एक्सक्लेम करते हैं, कुछ बातें बरताते हैं, यानी जिसमें हमारी कुछ सडन फीलिंग्स अपीयर होती है, कुछ विकार जिसको हिंदी में कहा जाता है, कुछ जज्बात अचानक आते हैं और उस जज्बात में आकर हम वैसी बातों को कह देते हैं जिसमें सरप्राइज होता है,
जिसमें दुख भी होता है, जिसमें खुशी भी होती है, जिसमें तिरस्कार भी होता है, नफरत भी होती है। ठीक है, तो वैसी बातों को, वैसे जज्बात वाले बातों को जिस सेंटेंस में हम कहते हैं उसी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो इसको एक छोटे से डेफिनेशन में लिखेंगे इस तरह से, sentences of some sudden feelings, यानी वो सेंटेंस है जिसमें कुछ अचानक फीलिंग्स, जिसको जज्बात में कह रहा हूँ, जो अचानक फीलिंग आ जाती है, जो फीलिंग्स वाली बात है। तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, फीलिंग्स ऑफ, सेंटेंसेस ऑफ सम सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब ताज्जुब, आश्चर्य, जॉय, खुशी, ओके, हैट्रेड, नफरत, ओके, कंटेम्प्ट, तिरस्कार, एटसेट्रा। यानी इस तरीके की बातों को, इस तरीके के जज्बात को जिन वाक्यों के माध्यम से हम कहते हैं वो सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन रहता है। तो क्या रहता है वो, यूज ऑफ एक्सक्लामेटरी साइन। कैसा होता है एक्सक्लामेटरी साइन? इस तरीके से होता है, लिखने में प्रयोग में आता है, बोलने में नहीं, लिखने में प्रयोग में आता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तो वैसे ही अपने अपीयरेंस से, अपने कॉन्टिनेंस से हम वैसे ही इम्प्रेशन भी देने की कोशिश करते हैं। जैसे सरप्राइज हो रहा है तो आपके चेहरे से पता चलना चाहिए कि आप सरप्राइज हो रहे हैं। दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, तो चेहरे से आपके अपीयरेंस, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाएगा, उसको भी वो ऐसा अपीयर होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, तब वो आप पूरा पूरा माने सामने वाले को समझा पाते हैं। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल इसका, व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक इट इज, ये कैसा मजाक है। व्हाट अ लॉन्ग ट्रेन इट इज, ये कितनी लंबी ट्रेन है। इन दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। दोनों सेंटेंस में ताज्जुब किया जा रहा है। व्हाट है, कितना बड़ा, हाउ, हाउ से भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। इस सेंटेंस में भी सरप्राइज है। ओके, आगे देखते हैं। अलास ही इज नो मोर, हाय वो नहीं रहा। इस सेंटेंस में क्या है भाई, दुख है, सौरो है, गम है इस सेंटेंस में। ओह, आई लॉस्ट माई वैलेट, मेरा वैलेट गुम हो गया। इस सेंटेंस में भी सौरो है। ओके, ब्रेवो, शाबाश, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश तुमने अच्छा किया, इसमें जॉय है। या फिर आप ऐसा कहें, हुरा, हुरा वी वॉन द मैच, हुरा हम लोग मैच जीत गए। इस सेंटेंस में भी जॉय है। हुरा का कोई हिंदी में शाब्दिक ट्रांसलेटेड वर्ड नहीं है। हुर्रा, हुर्रे, हुर्रे लोग इस तरह से कहते हैं, एक्चुअली इट्स इंग्लिश में इसका साउंड है हुरा। सो रिमेंबर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, सेंटेंसेस ऑफ सम सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट एटसेट्रा, है ना। यहाँ पे आप सॉरो भी एक वर्ड जोड़ लीजिए, सॉरो, उसके बाद ये एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस इस तरीके से, ये सारे एग्जाम्पल्स है। व्हाट ए जोक इट इज़, ये कितना बड़ा मजाक है। व्हाट ए लॉन्ग ट्रेन इट इज़, ये कितनी लंबी ट्रेन है। हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। अलास ही इज़ नो मोर, इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है। अलास मतलब हाय, दुख के लिए हम लोग इंग्लिश में अलास वर्ड बोलते हैं। वो नहीं रहा, नो मोर मतलब मर गया, नहीं रहा। ओह, आई लॉस्ट माई वैलेट, ओह वर्ड भी दुख को ही दर्शाता है। आई लॉस्ट माई वैलेट, मेरा पर्स गुम हो गया। ब्रेवो, यू डिड वेल, इसमें जॉय है, खुशी है इसमें। शाबाश तुमने अच्छा किया। हुरा, वी वॉन द मैच, हुरा हम लोग मैच जीत गए। तो ये सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, इसको भी प्रयोग करना सीखिए। सेंटेंस ज़्यादातर इसमें वाटर से शुरू होता है, सरप्राइज वाला, या फिर हाउ से शुरू होता है।
और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, डीपली आपको आगे इसमें और पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस दी जाएगी। देखते हैं इसका लास्ट सेंटेंस और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 5, ये लास्ट काइंड है, छोटा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है ये? एक छोटा सा डेफिनेशन इसका भी देखते हैं। सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर, यानी वो सेंटेंस जिसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रेयर, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं किसी को। दुआ करना, दुआ देना, मैं दो बातें बोली मैंने। दुआ करना अल्लाह से करते हैं, दुआ देना किसी बंदे को दुआ देते हैं, ठीक है, तो उसको ब्लेस करना कहते हैं। और कर्स या फिर बद्दुआ देते हैं, यानी जिस सेंटेंस के माध्यम से प्रेयर की जाती है, जिसमें गॉड, अल्लाह, ईश्वर नाम आ जाता है, जिस सेंटेंस में किसी को ब्लेस किया जाता है, आशीर्वाद दी जाती है, दुआएं दी जाती हैं, या फिर जिस सेंटेंस में कर्स किया जाता है, बद्दुआएं दी जाती हैं, वैसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू किससे होते हैं? मे से शुरू होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे, MAY। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इस मे से शुरू होता है सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। मे अल्लाह गिव यू गुड लाइफ, अल्लाह आपको अच्छी जिंदगी दे। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें ही पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर ग्रामेरियन ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग से नहीं देखते, वो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही मानते हैं, वो उसी का एक पार्ट है। लेकिन बहुत सारे ग्रामेरियन इसको अलग से भी देखते हैं, इसमें भी फुल स्टॉप नहीं होकर एक्सक्लेमेटरी सिंबल ही रहता है। सो रिमेंबर, मे अल्लाह गिव यू गुड लाइफ, अल्लाह आपको एक अच्छी जिंदगी दे। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रेयर किया जा रहा है, अल्लाह से प्रेयर किया जा रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मुखातिब किससे होता है? सेकंड पर्सन से ही होता है। रिमेंबर, थर्ड पर्सन से भी किया जा सकता है इसमें। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे यू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और मे यू लॉस योर मोबाइल फोन, may you suffer a problem। इंसान अलग अलग जज्बातों से बना हुआ होता है, इसलिए खाली सिर्फ यही कामना नहीं की जा सकती कि हम दूसरे को सिर्फ दुआ ही देंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अनचाहे भी दूसरे के लिए हम बुरा सोच लेते हैं, बोल भी देते हैं। तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे ऐसे सेंटेंसेस को तो उसे कर्स वाले वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखा है, मे यू लॉस योर मोबाइल फ़ोन, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए। मे यू सफ़र ए प्रॉब्लम, तुम एक प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाओ, पीड़ित हो जाओ। ये दोनों कर्स वाले वाक्य हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मे यू गेट ए गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इसमें ब्लेस किया जा रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ब्लेस किया जा रहा है। मे अल्लाह गिव यू गुड लाइफ, अल्लाह आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे, इसमें प्रेयर किया जा रहा है। तो वो सारे सेंटेंस हैं जिसके माध्यम से प्रेयर होता है, ब्लेसिंग होती है, कर्स होता है, वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। रफली मैं आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ इसको। पहला सेंटेंस है असर्टिव, जिसको स्टेटमेंट भी कहेंगे, दो काइंडनेस का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव, इसके भी दो काइंड है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो का जवाब हाँ या ना में, WH क्वेश्चन का जवाब एक्सप्लेन करके। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस के माध्यम से एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है या ऑर्डर किया जाता है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अचानक आने वाले जज्बातों को दर्शाते हैं। वो जज्बात हमारे सुख के, दुख के, गम के, दूसरों से नफरत के, सरप्राइज के हो सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस जो बोर्ड पर लिखा है फिलहाल, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिस सेंटेंस के माध्यम से हम प्रेयर करते हैं, ब्लेस करते हैं या फिर कर्ज करते हैं किसी को। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में मैं फिर मिलूंगा आपसे और नए चैप्टर के साथ।